सतपाल बेदी करके एक क्रिमिनल था, वो भी कहीं ना कहीं साइको था। वो साथ बैठ के उसको एकदम से पता नहीं मन करता, वो कहता था कि मेरे को अच्छा लगता है खून देखना। क्या गैंग वॉर होते हैं जेल के अंदर भी कैदियों के बीच? तिहाड़ के गेट नंबर 3 पर सर कटी हुई लाश लटका दी है, आप लोग देख लीजिए। मतलब इतनी डेयरिंग कहाँ से आ जाती है इन लोग में? 2015-16 में जब पारस और प्रदीप भोला का मर्डर हुआ था, आपको याद होगा, जिसे डब्बे वाला मर्डर बोलते हैं, जो गाड़ी के अंदर पुलिस वैन के अंदर जो मर्डर हुआ था। मेरा पहला दिन था उस दिन ऑफिस में। तो आते ही से मेरे से सबसे पहले वो कहता है कि सर आप विद्युत के साथ काम करके आए हो टीवी शो में। मैंने कहा हाँ मैं करके आया हूँ। कहता सर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और अभी मूवी बना रहा है वो, और मैं बात करता हूँ आपके लिए। क्या लॉरेंस गैंग जो है ये सब का सच में जेल के अंदर दबदबा है या सिर्फ बाहर ही ये चीज़ें इतनी? देखिए, जो मेरे को पर्सनली लगता है ये एक हवा का गुब्बारा है। मेरे पास तकरीबन 150 इनमेट्स हैं और वो सारे ही इनामी बदमाश हैं, जिसमें आपके छैनू पहलवान, हाशिम बाबा, रोहित मोई, ईश्वर चिप्पी, काला जठेड़ी। देखिए, जो सुकेश चंद्रशेखर है उनको मीडिया और पब्लिक फॉर्म में कॉनमैन का नाम दिया गया। तो कॉनमैन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह के माइंडसेट के साथ वो चीज़ों को करते होंगे। नमस्कार, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप सभी का दैनिक जागरण में स्वागत है। आज हमारे मेहमान तिहाड़ जेल के जेलर दीपक शर्मा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण में। शुक्रिया ब्रिज जी। आज हम सर से समझेंगे कि तिहाड़ जेल के अंदर कैसे गैंगस्टर अपना गैंग चला ले जा रहे हैं। इस वक्त, इस दौरान भी, वर्तमान समय में भी कुछ गैंग्स ऐसे हैं। इसके अलावा जो जेल के अंदर ड्रग्स कैसे सप्लाई हो जा रही है, जो वीआईपी ट्रीटमेंट का जिक्र होता है बार बार, वो क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो क्रिमिनल्स का माइंड सेटअप है और जेल की पूरी इनसाइड स्टोरी, सब कुछ समझेंगे। सर हमारे प्लेटफॉर्म पर यहाँ बात करने के लिए, आप सभी दर्शकों को बताने के लिए आए हैं। तो सर, कहाँ से शुरू करें सबसे पहले कि जेलर बनने का जो किस्सा आपका कैसे, मतलब जो सफ़र था, शुरुआत हुई आपकी, वो कैसी रही? देखिए, जो जेल सर्विसेज हैं, मैंने 2009 में मैंने ज्वाइन की एज असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट। तिहाड़ जेल में मैंने ज्वाइन किया और मुझे एक, सबको अपना पता होता है अंदर से, हालांकि दिल्ली में टीचर का, केंद्रीय विद्यालय में टीचर का, इस तरह के तकरीबन 6 सर्विसेज मेरे को और ऑफ़र हुई गवर्नमेंट की तरफ से। तो एक मुझे अंदर से था कि नहीं, मेरे को एक जो एक एक्टिव पार्ट ऑफ सोसाइटी बनना है, कुछ ऐसी जॉब चाहिए, ऐसी नौकरी चाहिए। तो मेरे को कहीं ना कहीं पसंद थी यूनिफॉर्म। जो मेरे बड़े भैया हैं जो अभी टीचर हैं, उनका भी सपना था यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाने का। तो हालांकि वो मेडिकल में आउट हो गए थे, सीआरपीएफ में बतौर सब इंस्पेक्टर उनका चयन हुआ। तो मुझे लगा ऐसा कहीं ना कहीं कि हाँ, मेरे अंदर भी वो चीज़ है। एक सबको अपना रहता है कि एक अपना टेम्परामेंट होता है कि किस तरह की किस तरह के सेगमेंट में आप फिट हो सकते हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, एक ये अच्छी जॉब है, वर्दी भी पहनने को मिलेगी, एक रिफॉर्मेशन भी है, करेक्शन भी है, सोसाइटी के लिए भी आप काम कर सकते हैं। एक चैलेंजिंग सा एक एनवायरनमेंट है, एक अच्छा सा एनवायरनमेंट है कि रोज़ कुछ नया देखना है, रोज़ कुछ नया सीखना है। तो एक माइंड की एक्सरसाइज भी है, फिजिकल एक्सरसाइज भी है। तो ओवरऑल मुझे लगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अवेल करना चाहिए। तो मैंने जेल सर्विसेज ज्वाइन की। वैसे आपका बचपन का स्ट्रगल था, भाई बहन पिताजी इतनी दूर नौकरी करने जाते, वो किस्सा बताइए थोड़ा। जी, जो मेरा बॉर्न एंड बॉटअप है वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का था, वही मेरा रहा। जो मैं बागपत से बिलोंग करता हूँ और जो मेरे फादर साहब थे वो डेसू में थे, वो बतौर लाइनमैन उस समय पर, और उनकी जो पोस्टिंग थी वो चांदनी चौक और हौज खास थी। तो वो डेली चांदनी चौक का जो सफ़र है तकरीबन 40 किलोमीटर साइकिल से वो अप डाउन करते थे। 40 किलोमीटर? जी। और सैलरी भी जो मेरे को बताते हैं, वो उनकी पहली सैलरी 75 रुपीज़ थी। और उसके बाद 1970s के अराउंड में दिल्ली में यहाँ पर अपना घर लिया, फिर बनाया उस तरीके से जितना पॉसिबल था। जो मेरे फादर साहब हैं वो अपनी फैमिली में सबसे बड़े हैं, उनसे नीचे 4 छोटे भाई थे उनके, जो अभी भी हैं। तो उनकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उनके कंधों पर थी कि उन सबको भी सेट करना है। वो दिल्ली आए यहाँ से, उन्होंने अपनी फैमिली को भी देखा। हम भी 5 बहन भाई हैं, हम सबको भी सेट करना, उन्हें भी सेट करना। तो
स्ट्रगल बहुत करीब से देखा मैंने अपनी फैमिली में, और ये स्ट्रगल आप कह सकते हैं, या जिस परिवेश को हमने देखा तो कहीं ना कहीं हमें लगा ऐसा कि नहीं, हाँ चीज़ें जो हैं उनसे भी बेहतर करनी है। तो जो बड़े भैया हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे से मेहनत की, वो टीचर लगे, अभी वो टीजीटी इंग्लिश हैं। जो सिस्टर हैं, सिस्टर भी टीचर लगी। तो सर्विस क्लास फैमिली का एक माहौल रहा, रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड थे, और तकरीबन मैं अगर अपनी बात करूं तो कॉलेज टाइम से एक खुद कमाना और खुद चीज़ें करना, वो तो खैर हमने बहुत पहले से सीख लिया था, पर कॉलेज टाइम से तो बिल्कुल ऐसा था कि हाँ जो चीज़ें करनी है, फ़ीस अगर पे करनी है कॉलेज की तो खुद से करनी है, अपने कुछ कपड़े लेने हैं, सारी चीज़ें करनी है। पर मैं कहना चाहूँगा कि हाँ फैमिली के अंदर पढ़ाई को लेकर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन मेरे को देखने को नहीं मिली। तो वो बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल रहा, और जो बड़े भैया हैं उनकी गाइडेंस बहुत अच्छी रही, कहीं ना कहीं मेंटर रहे वो। और उनकी गाइडेंस में मेरी सिस्टर ने, मैंने, दोनों ने गवर्नमेंट जॉब ली। अगर कोई जेलर बनना चाहता है तो एक्चुअली उनके पता ही नहीं होता किस तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या है प्रोसेस ये पूरा जेलर बनने का। देखिए जो जेल है वो एक स्टेट का विषय है, और जितनी भी स्टेट्स हैं हर स्टेट में अलग अलग तरीका है। अब जैसे दिल्ली के अंदर जो जेलर है वो ग्रुप बी नॉन गजेटेड से स्टार्ट होता है और फिर ग्रुप ए तक जाता है। तो यहाँ पर भी पहले आपका प्रीलिम्स है, मेंस है, आपका फिर रिटन एग्ज़ाम है, फिर आपका फिज़िकल है, और फिज़िकल के बाद इंटरव्यू है, फाइनल मेरिट है। और जिसको ये हमारा दिल्ली का डीएसएसबी बोर्ड जो सारी सर्विसेज देखता है, वो डीएसएसबी बोर्ड देखता है। और ऑलमोस्ट हर साल 8, 10, 15, 20 इस तरह की वैकेंसीज आती हैं जो सारा डीएसबी कंडक्ट करता है। 2020 में अब थोड़ा सा जो जितने भी आपके दौरान जो भी चीज़ें थी, क्रिमिनल्स थे, उस पर बात करेंगे। 2020 में निर्भया कांड के जो केस में जो कॉन्विक्ट थे उनको फांसी दी जाती है वहाँ पर, उस दौरान आप ही पोस्टेड थे। तो दूसरे ऑफिसर्स को क्यों नहीं, आपकी ही निगरानी में क्यों किया गया ये चीज़ें? देखिए ये भरोसा तो आपको खुद को कमाना पड़ता है, सामने वाले को दिखाना पड़ता है। ये आप अपने जब आप सिंसियर एफर्ट लगाते हैं, खुद को दिखाते हैं कि हाँ मैं कुछ हूँ, आप प्रूव करते हैं, तो सीनियर्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। तो एक बड़ा छोटा सा एक वाक़या था। तो जैसा कि मैं पिछले 5 साल से नेशनल चैम्पियन था उस दौरान, तो मैं रायपुर से नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर आया था बॉडी बिल्डिंग में। मैं पहला ऐसा तिहाड़ का अधिकारी हूँ जो तिहाड़ को नेशनल बॉडी बिल्डिंग गेम्स के अंदर लेकर गया और 5 साल लगातार चैम्पियन रहा। अच्छा। तो जो हमारे डीजी साहब थे संदीप गोयल जी, वो बहुत इम्प्रेस थे उन चीज़ों से। उन्होंने कोशिश भी की मेरे लिए अच्छे से अच्छा करने की, और तो वो बड़े इम्प्रेस थे कि मैं अपने इस हेक्टिक शेड्यूल में, यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस बहुत है जेल सर्विसेज के अंदर, उसके बाद भी मैं बैलेंस रखता हूँ चीज़ों को, अपना लाइफस्टाइल भी मेंटेन करता हूँ, फिटनेस भी मेंटेन करता हूँ। तो एक जीबीएम चल रही थी, जनरल बॉडी मीटिंग। तो उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा कि दीपक तुम फिजिकली फिट हो, और वहाँ कोई भी ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट हो कि ये किसी को नुकसान पहुँचाए या कोई इनको नुकसान पहुँचाए, तो आप हैंडल कर लोगे? मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल कर लूँगा। तो 18 मार्च 2020 को स्पेशली मेरे को मंडोली से 3 दिन के लिए तिहाड़ बुलाया गया था, इमीडिएट ऑर्डर, और कि ये एग्जीक्यूशन जब तक होगा तब तक आप इन लोगों के साथ रहोगे, एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद फिर आप बैक टू अपनी सर्विसेज जाओगे। वो आखिरी रात में जानना चाहूँगा कि उन लोग का बिहेवियर कैसा था, मतलब जब फांसी से पहले पूरी रात, मतलब एकदम डरे हुए थे या कैसे थे उन लोग? देखिए वो जो मेरे को अपना जो पर्सनली मेरे को लगा कि जिस तरीके से उनके जो एलएसी साहब थे, एके सिंह साहब, वो कुछ ना कुछ प्ली डाल के उनकी फांसी की जो डेट्स थी उनको एक्सटेंड करा रहे थे, तो वो वेरी मच श्योर थे कि शायद इस बार भी डेट उनकी कहीं ना कहीं एक्सटेंड होगी, क्योंकि वो 16 दिसंबर 2012 की शायद घटना है। उसके बाद से रेगुलर डेट्स पे डेट्स चलती रही, और पिछले 1 साल से उस दौरान 2019 से तो चल रहा था कि इस बार फांसी होगी, इस बार होगी। तो उनको ये था कि इस बार भी वकील साहब कुछ ना कुछ करेंगे और वो डेट ले लेंगे। तो सुबह तकरीबन 4:30 बजे तक भी उनको ऐसा नहीं था कि आज उनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, तो बड़े नॉर्मल थे। हाँ कहीं ना कहीं उनको था, क्योंकि जिस तैयारी के साथ हमारा जेल डिपार्टमेंट उस दिन था,
और हम भी पूरी तरह से श्योर थे कि हाँ इस बार तो कुछ ना कुछ होना है, क्योंकि एक हवाओं से ही पता लग जाता है कि हाँ कुछ हलचल होनी है। तो हमें भी था कि हाँ कुछ ना कुछ होना है। जिस सिंसियरिटी के साथ हम काम कर रहे थे, टाइम टू टाइम हमें डायरेक्शंस मिल रही थी, लेकिन रिटर्न ऑर्डर या बिल्कुल हरी झंडी हमारे पास भी नहीं थी सुबह था। अच्छा, तो ये अचानक से मतलब आप लोगों को ऑर्डर आया? हाँ, सुबह 4:30 के अराउंड हमारी डीएम साहिबा वो भी आकर बैठ गई थी, और वो भी ब्लैंक थी, उनके पास भी कोई आदेश नहीं थे। हर कोई व्यक्ति, हर कोई अधिकारी अपने ड्यूटी पॉइंट पे मौजूद था, अलर्ट था, पर डायरेक्शन किसी के पास नहीं थी। अच्छा, पता नहीं थे क्या हाँ, करना है, बस बुला लिया गया ड्यूटी हाँ, पर, ऐसा? हाँ, पूरी एक एसओपी एक बनाई जाती है, तो उस एसओपी के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें टाइम से थी, सब अधिकारी टाइम से थे, सब अपने ड्यूटी पॉइंट पे थे, बस सिर्फ एक वो ग्रीन सिग्नल का वेट था। अच्छा, वैसे फांसी दी कैसे जाती है? ये पूरी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है? देखिए, ये हमारे पास जो डेथ वारंट आता है, डेथ वारंट में क्लियर मेंशन होता है कि फ़लाना तारीख को फ़लाना समय जो भी कन्विक्ट है तो उसको उसका एग्जीक्यूशन होगा। इस केस के अंदर भी था, पर जो रात को उनके एलएसी साहब पहले हाई कोर्ट गए थे तकरीबन 1 बजे, तो वहाँ से खारिज होने के बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो लग रहा था कि शायद इस बार भी कुछ स्टे वगैरह करके वो चीज़ों को निकाल लेंगे। हालांकि इनका भी डेथ वारंट सब कुछ क्लियर था, पर उसके बाद भी उन्होंने, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ग्राउंड लगा रहे थे, कभी उनकी फैमिली का ग्राउंड, कभी उनकी वाइफ का ग्राउंड, मतलब जितने हथकंडे वो अपना सकते हैं उन्होंने अपनाए। अभी इस दौरान आपके जो तिहाड़ जेल में आपके अंडर कौन कौन से क्रिमिनल्स हैं, अपराधी जो बहुत खतरनाक हैं, ऐसे कुछ? देखिए, अभी मैं तिहाड़ नहीं, मैं अभी मंडोली जेल नंबर 15 देख रहा हूँ, तो हाँ 15 आप जानते होंगे, 15 हाई सिक्योरिटी जेल है, जो मेरे पास तकरीबन 150 इनमेट्स हैं, और वो सारे ही इनामी बदमाश हैं, जिसमें आपके छैनू पहलवान, हाशिम बाबा, रोहित मोई, ईश्वर चिप्पी, काला जठेड़ी, इस तरह के नाम हैं। कुछ एनआईए के हैं, कुछ कश्मीर के हैं, कुछ पाकिस्तानी हैं। तो मतलब जो आप कह सकते हैं कि नोटोरियस कैटेगरी के या हार्डकोर कैटेगरी के क्रिमिनल्स हैं, उनको जेल नंबर 15 में रखा जाता है, तो वो ऑलमोस्ट मेरे पास सभी लॉज हैं। लॉरेंस के दौरान भी आप रहे हैं तिहाड़ के जेलर, जब लॉरेंस था? नहीं, लॉरेंस के दौरान मैं तिहाड़ था, लॉरेंस मंडोली था। अच्छा, तो ये कैसे, मतलब लॉरेंस जैसे जो गैंगस्टर हैं, ये कैसे मतलब अपना गैंग चला लेते जेल से? देखिए, इनकी जो मीटिंग्स हैं, इनकी फैमिली आती हैं, फ्रेंड्स आते हैं, कुछ इनके लॉयर्स आते हैं, तो जिसको इनको तो अगर मैसेज पास करना है किसी भी तरीके से, कई जगह देखा भी गया, अभी पंजाब जेल से इंटरव्यू इनका वायरल हुआ लॉरेंस बिश्नोई का। हाँ, एग्जैक्टली। तो हाँ, वहाँ पर मोबाइल यूज़ करता हुआ दिखाया गया लॉरेंस को। तो ये अपनी हर कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से कोई इनमेट आज रिलीज़ हो रहा है, उसको स्लिप दे देंगे, पर्ची बनाकर दे देंगे कि ये फ़लानी जगह आप भेज देना, या इस एड्रेस पे आप पोस्ट कर देना। तो ये तो हर संभव प्रयास करते हैं किसी भी तरीके से अपने मैसेज को बाहर अपने गुर्गों को पहुंचाने का। सुकेश चंद्रशेखर का केस क्या है, मतलब पूरा उनका? क्योंकि 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हो, जेल से ये सब चीज़ें, फिर बाद में एक्ट्रेस का भी खुलासा हुआ, ये सब कैसे पॉसिबल हो जाता है? ये जो सुकेश चंद्रशेखर है, उनको मीडिया और पब्लिक फॉर्म में कॉनमैन का नाम दिया गया। तो कॉनमैन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह के माइंडसेट के साथ वो चीज़ों को करते होंगे। जो हमने एलिगेशंस देखे या सुने, जो एफआईआर्स हैं, तो जो 200 करोड़ की जो ठगी है, वो जो रैनबैक्सी के प्रमोटर्स थे, उनको कुछ बेल वगैरह का कुछ एश्योरेंस देकर, तो उनकी जो वाइफ हैं उनसे कुछ इन्होंने शायद जेल नंबर 7 में थे ये उस समय, तो उनको एश्योरेंस देकर उनसे तकरीबन 220 करोड़ रुपए लिए। और जैसा बाद में सामने आया इंक्वायरी के अंदर, एफआईआर के अंदर, कि प्रॉमिसेस फेक थे और इस तरह की इनकी कोई भी लाइजनिंग नहीं थी। क्या सच में मतलब एक्ट्रेस लोग जो जिस तरह से रिपोर्ट्स आई थी कि जेल में मिलने आती थी, या जेल से पहले जब वो बाहर था तभी तक ठीक था? नहीं, अभी इस पे जांच चल रही है, और ये शायद 2017-18 की बातें हैं कि 2-3 एक्ट्रेस का नाम भी सुनने को आया था। उस टाइम ये 1 नंबर जेल में था उस समय। तो उन जो अधिकारी उस समय वहाँ पोस्टेड थे, वो इंक्वायरी भी चल रही है। क्या लॉरेंस गैंग जो है ये सब का सच में जेल के अंदर दबदबा है, या सिर्फ बाहर ही ये चीज़ें इतनी? देखिए, जो मेरे को पर्सनली लगता है, ये एक हवा का गुब्बारा है। अच्छा।
जो लॉरेंस की आप बात करें या किसी भी गैंग की आप कभी बात करें, पर्सनल लेवल पे ऐसी बात हुई, आमना सामना हुआ हो ऐसे कुछ? नहीं लॉरेंस से मेरा और इंटरेक्शन नहीं। सुकेश? हाँ सुकेश तो मेरे पास भी रहा हाँ, मंडोली में तो ऐसा 14 में। कोई सामना सामना हुआ हो, कुछ बात हुई हो, कभी किसी चीज़ का जिक्र किया हो? नहीं देखिए, जो सुकेश है मेरा उससे इंटरेक्शन जब मैं पहली बार मैं उधर गया तो वो मेरे कमरे में आया, तो अब स्पेशली मेरे को वहाँ भी अपॉइंट किया गया था सुकेश के केस में। तो जब पहली बार वो मेरे कमरे में आया तो आते के साथ ही मेरा पहला दिन था उस दिन ऑफिस में। तो आते ही से मेरे से सबसे पहले वो कहता है कि सर आप विद्युत के साथ काम करके आए हो टीवी शो में। मैंने कहा हाँ मैं करके आया हूँ। कहता सर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और अभी मूवी बना रहा है वो, और मैं बात करता हूँ आपके लिए। मैंने कहा मैं बात अपने आप कर लूँगा, आप जाओ अंदर। तो वो देख लेता है आदमी को कि ये किस नेचर का व्यक्ति है, इसकी टेम्पटेशंस को किस तरीके से ग्रिप करना है, और उससे वो व्यक्ति से वही बात करता है जो सामने वाले के कान सुनना पसंद करते हैं। तो पूरा मतलब ये लोग पहले पूरा रिसर्च कर लेते हाँ हैं मैं बैकग्राउंड? यही शौक था कि मैं आज पहली बार आया हूँ, 2 दिन पहले मेरे ऑर्डर हुए हैं, हाँ, वो भी मेरे इमीडिएट स्टैंड रिलीफ के ऑर्डर थे, और इसने मेरे बारे में इतनी रिसर्च करके अब पता नहीं किस तरह से इसने पता किया होगा, हाँ, हाँ, हाँ। और वो सारी चीज़ें वो क्योंकि यही क्रिमिनल्स इतने ज़्यादा हैं कि शूटर तक रिक्रूट कर लेते जेल के अंदर से बैठ के, रंगदारी से लेके मर्डर केस क्या क्या नहीं करवा देते। हाँ मैंने अब बताया ना कि एक बिल्कुल ये गुब्बारे की दुनिया है। लोगों को लगता है कि अरे भाई मेरे सामने खड़े हैं, भाई का फ़ोन आ गया, भाई से वीडियो कॉल हो गई, या भाई ने मेरे कंधे पे हाथ रख दिया। एक बड़ा इंसिडेंट ऐसा था, और एक क्रिमिनल है नवीन बाली। अच्छा। तो 2015-16 में जब पारस और प्रदीप भोला का मर्डर हुआ था, आपको याद होगा, जिसे डब्बे वाला मर्डर बोलते हैं, जो गाड़ी के अंदर पुलिस वैन के अंदर जो मर्डर हुआ था, तो उसके पीसी रिमांड के बाद नवीन बाली जेल में आता है। तो एक लड़का ऐसे ही नया बंद होकर आया था, वो आके उसके पैर छू लेता है भाग के, और वो आपस में उनकी जैसे बात होती है, तो ऐसे जंगले के बीच में बात हो रही थी। वो जो विंडो होती है, विंडो के इस तरफ वो था, इस तरफ वो था, तो ऐसे उसने उसके पैर छुए, और बाली ने अपनी वो टी शर्ट निकाल के उसको दे दी कि ले बच्चे। अरे बाप रे। तो ये इस तरीके से एक माइंड गेम खेलते हैं। तो इन लोग पे कंट्रोल कैसे लगेगी, मतलब क्योंकि जेल के अंदर से ये चीज़ें रन करना तो जितना हम लोग समझ पाते हैं तो डिफ़िकल्ट होना चाहिए काफ़ी ज़्यादा। देखिए इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जो मेरे ये पर्सनल ओपिनियन है। हाँ। उस फैक्टर में हमारी सोसाइटी, हमारा मीडिया, हमारी जुडिशरी, हमारी पुलिसिंग, ये सबके कलेक्टिव एफर्ट होंगे, तब कहीं जाकर ये चीज़ें कहीं कंट्रोल में आएंगी। जैसे थोड़ा सा बताइए, मतलब एक एग्जांपल देके थोड़ा सा इसको। देखिए जुडिशरी की अगर हम बात करें तो स्पीडी ट्रायल बहुत ज़रूरी हैं, और कहीं ना कहीं एक हमारी जुडिशरी में एक पैरेलल पनिशमेंट है। कोई व्यक्ति अगर 4 मर्डर के अंदर बंद है, उसको भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और हिंदुस्तान में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की परिभाषा 14 साल से काउंट होती है। 14 साल बाद उसका नाम SRB बोर्ड जाएगा, फिर वो छूटेगा, रिव्यू होगा, वो सारी चीज़ें। तो इसको थोड़ा एक्सटेंड करना चाहिए। जैसे USA में आप देखेंगे व्यक्ति को 150 साल 200 साल तक की सज़ा होती है, वो डरते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जुडिशरी को थोड़ा सा एटलीस्ट ट्रायल तो स्पीडी रहे। आप लोगों का रिलेशन कैसा रहता है, मतलब कैदी के हाथ, अलग अलग कैदी कैटेगरी वाइज आप लोग अलग अलग रिलेशन मेंटेन रखते हैं या सबके साथ नॉर्मल? नहीं एग्जैक्टली हमें अलग अलग मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर जेल में आता है और जो कहीं ना कहीं इनोसेंट है, या सरकमस्टांशियल अगर वो फंस गया, किसी गलती से अगर उससे अपराध हो गया, जैसे रोड रेज का मामला है, कई बार गलती से हो जाता है, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी हिट हो जाती हैं, किसकी गलती होती है, निकलती किसी की, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं। या फैमिली डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हम देखते हैं, हस्बैंड वाइफ के मुकदमे में सास भी अंदर है, ससुर भी अंदर है, बहन भाई भी अंदर हैं, या बहुत से केसेस रेप के एलिगेशंस हम देखते हैं, लिव इन को बाद में रेप का नाम दे दिया जाता है। तो जो इस टाइप के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में के शिकार होते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं मोरल सपोर्ट की, एक बेहतर काउंसलिंग की ज़रूरत है। अब उनसे हम आंखें बड़ी करके गुस्सा दिखा के बात करेंगे तो डिप्रेशन में जाएंगे, सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होगी। तो उनको उस बिहेवियर से देखना होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो रिपीटर्स हैं, जेल बर्ड्स हैं,
या जो गैंगस्टर्स हैं उनके साथ अगर हम जेल अप होंगे तो वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं हर्डल बनेंगे। वैसे माइंडसेट्स कैसे होते हैं, मतलब क्रिमिनल्स के क्या सोचते हैं उस दौरान वो, क्योंकि वो मुझे लगता है सबका अलग अलग बिहेवियर और सोचने का तरीका जो क्राइम किए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। जी बिल्कुल, उस पर डिपेंड करता है। और जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं वो जेल में आकर कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं, जिनको दोबारा नहीं आना, वो जेल के अंदर आकर भी अपने माइंडसेट को उसी तरीके से रखते हैं जो हमारी जेल की एक्टिविटीज़ हैं, जो करेक्शनल एक्टिविटीज़ हैं, सुबह योगा, पीटी, गेम्स और बाकी चीज़ें, जेल के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करना अपने, जिससे कि वो बाहर जाकर भी अर्न कर सके, क्योंकि बहुत सी यूनिट्स हम चलाते हैं, आपको पता है। तो उनका माइंडसेट इस तरह का रहता है और हम उसको वैसा ही रहने देते हैं। अच्छा, वैसे रूटीन क्या होता है कैदियों का, मतलब कितने बजे उठना है, फिर लंच? सुबह देखिए तकरीबन 5:30 बजे हम इनका हेड काउंट करते हैं। तो जितने बैरिक्स में हमने बंद किए हैं 5:30 बजे इनको निकालते हैं हम बाहर, और 7 बजे के अराउंड हम इनको इनकी प्रार्थना के बाद इनका नाश्ता, और फिर जो कोर्ट जाने वाले लोग हैं वो कोर्ट के लिए निकल जाते हैं, या फिर जिन लोगों की मीटिंग्स हैं, जिनकी फैमिली आती है मिलने, वो अपना मुलाकात के लिए चले जाते हैं। जो बाकी बचते हैं वो वार्ड के अंदर रहते हैं। 12 बजे हम इनको दोबारा हेड काउंट करके बंद कर देते हैं। 12 से 3 इनका रेस्ट टाइम होता है। 12 से 3 ये रेस्ट करेंगे और 3 बजे हम इनको फिर खोलते हैं। ये फिर अपनी चाय वगैरह, और शाम को तकरीबन 5:30-6 बजे के आसपास हम इनको खाना देते हैं। खाना देके इतने शाम तक जो हॉस्पिटल गया है या कोर्ट गया है या कहीं भी बाहर गया जेल प्रेमिसेस से, वो लोग भी आ जाते हैं। तो सबको तकरीबन 7 बजे हेड काउंट करके हम वापस बंद कर देते हैं। ओवर क्राउडिंग हो गई है क्या जेल में, क्योंकि बार बार इस पे भी रिपोर्ट्स आए हैं कई तरह के कि ओवर क्राउडिंग है जेल में ज़्यादा? देखिए ओवर क्राउडिंग आज से तकरीबन 4 से 5 साल पहले तो एक गंभीर समस्या थी। पर अभी मंडोली जेल खुलने के बाद 2017 में तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉप अप हुई है। जुडिशरी ने भी बहुत अच्छे एफर्ट किए हैं, 428 का बेनिफिट दिया सीआरपीसी का। तो जो इनकी बेल्स हैं, रिलीज़ हैं, वो हुई हैं। कोरोना के टाइम पर कुछ इनमेट्स बाहर गए थे, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो अंडरगॉन हो गए। तो अभी उस लेवल पे कंजेशन नहीं है, डीकंजेस्ट हुई है, पर हाँ ओवर क्राउडिंग है, पर इतनी भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सोचने का विषय। जेल के अंदर भी कई तरह के क्राइम हो जा रहे थे, जैसे टीलू ताजपुरिया मर्डर केस का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ। मतलब कैसे हो गया, मतलब जेल के अंदर ही क्या गैंग वॉर होते हैं जेल के अंदर भी कैदियों के बीच? हाँ देखिए, जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं या जो गैंगस्टर लॉबी के हैं, जो ये इनके टारगेट पे रहते हैं। अभी इसी केस की अगर हम बात करें तो जितेंद्र मान का मर्डर होता है रोहिणी कोर्ट के अंदर। उसके रेपरकशन में जो इनके राइवल पार्टी थी, जो उसके साथी लोग हैं, वो हर मौका तलाश रहे थे कि कहीं किसी ना किसी तरीके से बदला लिया जाए, चाहे वो बाहर लिया जाए या अंदर लिया जाए। और वो जो बाद में इंक्वायरी में सारी चीज़ों में निकल कर आया, तो ये हर कोशिश कर रहे थे बाहर भी अंदर भी कि किसी भी तरीके से अपनी इस वारदात को अंजाम दें। क्योंकि आपने देखा होगा, मीडिया रिपोर्ट्स में भी आपने देखो, कवर भी किया होगा आपने, बाहर भी दर्जनों मर्डर हुए हैं दोनों गैंग्स के। तो अंदर भी गैंग वॉर और बाहर भी उसी चीज़ का रिएक्शंस, ये पूरा है। चंद्रकांत झा का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक तरह का साइको किलर ही कह सकते हैं, क्योंकि वो फ़ोन पुलिस चौकी में फ़ोन करता है, बोलता है कि तिहाड़ के गेट नंबर 3 पर सर कटी हुई लाश लटका दी है, आप लोग देख लीजिए। मतलब इतनी डेयरिंग कहाँ से आ जाती है इन लोग में? नहीं देखिए, चंद्रकांत झा मेरे पास रहा काफ़ी टाइम तक, अभी फरवरी में भी मेरे पास था। तो उसका वो जो पीरियड था, मैंने खुद उसके अंदर चेंजेस देखे। उसको शायद लाइफ टिल डेथ, वो ऐसा केस है जिसके ऑर्डर में क्लियर मेंशन है। तो जिस समय की ये वारदात करता था, उस टाइम के चंद्रकांत झा में और अब के चंद्रकांत झा के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा। क्योंकि ये उस टाइम भी मेरे पास था और अब भी फरवरी में मेरे पास था। अभी मैं 3 नंबर जेल पोस्टेड था, तब ये मेरे पास ही था। तो उस टाइम पे ये अजीब सा एक साइको टाइप का था। मैंने इसकी एक दिन चार्जशीट भी देखी, उसमें जो चार्जेस देखे, जो फोटोग्राफ्स देखे,
वो बहुत ही अलग थे। मतलब आप एक नॉर्मल आदमी उस तरीके से सोच नहीं सकता कि साथ बिठा के और तसल्ली से हाथ पैर बांध के एक ब्रूटली किसी को मारना, और मारना भी ऐसे व्यक्ति को जिसको आप जानते हैं, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, छोटी मोटी बातें हो जाती हैं आपस में, पर वो उस लेवल तक जाना कि आप मर्डर कर दें, वो बहुत बड़ी चीज़। तो इससे पता लगता है कि आप मेंटली थोड़ा सा परेशान हैं। लेकिन अब इसके अंदर बहुत चेंजेस हैं। पहले जेल में भी थोड़ा बहुत नॉइसेंस क्रिएट करता था, शैतानी करता था कि बंद नहीं होना, खाना नहीं लेना, इस तरह की चीज़ें, मूड स्विंग्स कहीं ना कहीं देखने को मिलते थे। पर अब बड़ा शांत है, मेडिटेशन करता है, जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया। कोई इसको बात कहो तो सुनता है। शायद ये, तो ये कह सकते हैं कि आफ्टर कन्विक्शन उसको चेंज आया हो, पर अब चीज़ें बहुत अलग है। वैसे साइको किलर जैसे मूवीज़ में हम लोग देखते हैं, तो मतलब उन लोग में कैसी टेंडेंसी क्या होती साइको किलर की, मतलब किस तरह के उनके थॉट्स आते हैं, कैसे रिएक्शंस होते बॉडीज़ के? आपने इतने नज़दीक से देखा, इसलिए मैं चाहूँगा कि वो आप बताएं थोड़ा। हाँ देखिए, अब जैसे इसी की हमने बात करी, तो उस टाइम पर जो इसकी एक्टिविटी होती थी, ज़रा सी बात पे एकदम से एजिटेट हो जाना, गुस्सा करना, एक दिखने का तरीका भी अलग, बात करने का तरीका भी अलग, एक एटीट्यूड भी अलग। तो उस टाइम तो बिल्कुल अलग ही भी देख के लगता था कि हाँ वाकई में शायद 7 से 8 केस हैं इसके ऊपर। तो उस टाइम देख के लगता था। और भी बहुत से ऐसे केसेस हैं। एक सतपाल बेदी करके एक क्रिमिनल था, वो भी कहीं ना कहीं साइको था। वो साथ बैठ के उसको एकदम से पता नहीं मन करता, वो कहता था कि मेरे को अच्छा लगता है खून देखना। अरे बाप रे! तो ऐसा पर आपसे सीधा बोल देता था ये चीज़ें? हाँ, जनरली कई बार हम कोशिश करते थे बात करने की कि भाई तुम क्यों ऐसा करते हो ज़िंदगी, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, मैं तो इवन गैंगस्टर्स को भी समझाता हूँ कि भाई तुम किस टाइप के बदमाश हो और क्या बदमाशी। क्योंकि अभी इन्होंने एक नया एक तरीका और चला दिया है गैंगवारी के अंदर। अच्छा। कि सपोज़ कीजिए किसी परिवार में 4 व्यक्ति या 5 व्यक्ति हैं, उसमें एक बच्चा अगर ख़राब निकल गया, वो गैंगस्टर बन गया और वो काबू में नहीं आ रहा, तो जो अपोजिट पार्टी है अब उनकी फैमिलीज़ को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। जैसे मंजीत महाल के फादर हैं, उनका मर्डर हुआ अभी हाल में, प्रवेश मान के भाई का मर्डर हुआ, और अभी नीरज बवाना के कज़न है शक्ति, उसका मर्डर हुआ। तो अब इन्होंने की नई चीज़ें खोल दी हैं। तो मैं इनको अक्सर कहता भी हूँ कि भाई ये चीज़ें ठीक नहीं है। अगर एक स्टेज ऐसी आ जाए कि आपका परिवार आपको ही कोसने लगे, डर के साए में अगर वो जी रहा है, तो किस तरह के बदमाश हो आप। ये नीरज बवाना, टीलू ताजपुरिया, ये किस तरह का नाम है? मतलब ये सब कहाँ से आ गया ऐसे नाम? देखिए, ये जो बवाना, ताजपुरिया, ये सब इन्होंने एक उस बेल्ट के अंदर गांव का नाम जोड़ने का एक ट्रेंड है। तो ये सब इनके गांव के नाम है। जैसे नीरज लिखता है नीरज बवानिया, तो उसका गांव बवाना है। टिल्लू ताजपुर का रहने वाला है, वो ताजपुरिया है। एक राजेश बवानिया है, तो ये काला जठेड़ी, ये जठेड़ी का है। अच्छा, अपने गांव के ही नाम को जोड़ के। हाँ, ये अपने नाम गांव के नाम को ऐसे साथ में लगाते हैं जैसे अपने गांव के लिए ओलंपिक से मेडल लाए हों। वैसे जेलर का कितना रोल रहता है कैदी के सुधार में? क्योंकि जिस तरह से आपने एग्जाम्पल दिया चंद्रकांत झा का, तो मतलब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगा, कितना इम्पोर्टेंट है एक जेलर का रोल कैदियों के सुधार में? देखिए, कैदियों के सुधार में जितना मुझे लगता है ना, बहुत ही वाइटल रोल है एक जेलर का। जेल के अंदर शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। एक सिपाही कम से कम 50 से 60 मुलजिमों के ऊपर है, तो उसके अच्छा, एक सिपाही से आप इतनी उम्मीद कर भी नहीं सकते। कोई बिल्कुल ही सॉफ्ट हार्टेड है तो समझ में आता है कि वो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन करेगा। हालांकि क्योंकि उसके ऊपर अपनी इतनी जिम्मेदारियां हैं, वो सेफ्टी देखनी है, कब खाना बंटना है, कब किसको बंद करना है, किसको खोलना है, किसको ओपीडी ले जाना है, तो वो अब इतना ऑक्यूपाइड होता है, उसके पास समय नहीं होता। तो मैं जनरली जैसे सैटरडे संडे को वर्क प्रेशर कम होता है, तो मैं खुद पर्सनली बुला के, क्योंकि हमने पंजे बनाए हुए हैं वार्ड्स के अंदर कि इनमेट्स को ही हम ड्यूटी दे देते हैं कि भी आप नोटिस करोगे कौन कम बात कर रहा है, कौन शांत है, कौन खाना नहीं खा रहा। तो ऐसे वो केसेस लाते हैं निकाल के, जो अच्छे कन्विक्ट हैं, जिनको हम सेवादार कहते हैं, तो वो ऐसे केसेस वो निकाल कर लाते हैं। फिर हम उनसे बात करते हैं, कोशिश करते हैं। जेल के अंदर मैंने जो पर्सनली ऑब्जर्व किया ना, अगर आप सुन लो
50% वो बंदा ठीक है, चाहे वो मेडिकली अनफिट है। और मेरे से एक दो लोगों ने कहा भी, और सुन के बड़ा अजीब लगता है, कहते सर हमें कोई सुनने वाला ही नहीं है, कि हमें कम से कम सुन तो लो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक भावनात्मक रूप से भी मुझे सही लगी कि चलो ठीक है। अगर ये कहते हैं ना कि किसी का मन भारी होता है, आप कुछ कर नहीं सकते, पर आप सुन के उसकी पीठ पे हाथ रख दोगे तो उसका मन कहीं ना कहीं हल्का हो जाएगा। तो अगर आप एक अच्छी काउंसलिंग आप दे सकते हैं, आप अगर 10 मिनट भी डेली आप बात करें, और सुसाइडल टेंडेंसी से मैंने बाहर निकाला भी है एक लड़के को। अच्छा, वो थोड़ा सा बताइए, मतलब कैसे है पूरा? ब्रज भाई, मैं जेल नंबर 7 में पोस्टेड था। 7 नंबर एडोलसेंट जेल है, 18 से 21 साल के बच्चे वहाँ रहते हैं। तो गोकलपुरी से एक लड़का था, वो सेल में बंद था, 4 लोग थे टोटल। तो 3 बच्चे मिलके उसकी पिटाई कर देते हैं रात को। उसकी पिटाई करते हैं तो इतने में हमारा जो स्टाफ पहुंचता है, उसको आइसोलेट कर देते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, अगली जगह बंद कर देते हैं। नेक्स्ट डे मैं सुबह पहुंचता हूं ऑफिस 5:30 बजे, तो पता लगता है रात को ऐसे हुआ। वो बड़ा क्यूट सा स्वीट सा बच्चा था, मतलब सिर्फ बाइक चोरी के केस में बंद था। वो भी गलती से उसने खरीद ली थी, पर वो चोरी की निकली। 18-19 साल के बच्चे में समझ नहीं होती, बिल्कुल। उससे हो गई गलती। वो इतना लिटरली इतने डिप्रेशन में था, मैंने उसको बुलाया, बात की, तो कम से कम आधा घंटे तक वो कुछ नहीं बोला। फिर मैंने उन लड़कों को बुलाया जिन्होंने पिटाई की। वो थोड़े से शैतान थे उसके कंपैरिजन में, तो उनको बुला के थोड़ा सा पनिश किया। और फिर जो उसने रोना शुरू किया, कम से कम वो आधा घंटा चिल्ला के रोया। और फिर कहीं ना कहीं फिर मुझे लगा कि हाँ, अब ये उस चीज़ से बाहर निकल रहा है। फिर डेली मैं उसको बुलाता था, मेरे को था कहीं ना कहीं क्योंकि रूटीन में हम पता करते थे भाई उसने खाना खाया नहीं खाया, कुछ हुआ नहीं। तो मैं डेली उसको बुलाता था, 10 मिनट बात करता था, अपने साथ उसको घुमाता था। कम से 5-7 दिन लगे उसको। उसके साथ कुछ अननेचुरल एक्टिविटीज़ टाइप की जैसे कर देते हैं आपस में, इस तरह की चीज़ें हुई थी। तो वो बहुत पर्सनल ले गया उन चीज़ों को। लेकिन जब उसने देखा कि मेरे सामने उन लोगों को पनिशमेंट मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उसे बैलेंस फील हुआ। जो 18-19 साल के बच्चे में इतनी समझ नहीं होती। वैसे छोटे मोटे केसेस आप लोगों के पास आते होंगे जिसके मतलब उन लोगों को कैदी बना दिया जाता है, जेल में आ जाते होंगे, चोरी वोरी के मामले ये हो। तो जैसे उसमें जो छोटे छोटे बॉन्ड होते हैं, जैसे बहुत सारे कैदी होते नहीं भर पाते, इस वजह से ना उनका परिवार भरने के लिए तैयार होता है, इस वजह से जेल में पड़े रहते हैं। इन लोगों के लिए आप लोग मतलब कैसे स्टेप्स लेते हैं, किस तरह हेल्प करते हैं? देखिए, जो मैक्सिमम एफर्ट हम लगा सकते हैं थ्रू कोर्ट, वो भी लगाते हैं। जो कोर्ट की तरफ से डीएलएस से हमारे पास वर्किंग है। सपोज़ कीजिए किसी के 20,000 के बॉन्ड होते हैं और उसके पास इतना पैसा नहीं है देने को, तो हम एप्लीकेशन मूव कराते हैं कोर्ट के अंदर कि उसको अमाउंट को कम्यूट किया जाए, 10,000 5,000। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, हमारे पास वेलफेयर ऑफिसर हैं जेल के जो सोशल स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करते हैं उनकी, कि ये पैसा दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ये एक पार्ट हुआ। इसके अलावा बहुत से ऐसे एनजीओज़ हैं, वो उन एनजीओज़ से उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। ऐसे ऐसे एनजीओज़ हैं कि जो खुद से कहते हैं कि इस तरह की कोई भी सेवा है तो हम करेंगे अपने एनजीओ के नाम पे। किसी का 5,000 का बॉन्ड है, 10,000 का बॉन्ड है, इस तरह के। और आपस में इनमेट्स भी ऐसे हैं, अब 5-6 लोग एक साथ रहते हैं आपस में। बहुत देखा हमने ऐसा, आपस में सबकी दोस्ती हो गई अच्छी, और उसमें से कोई एक व्यक्ति जाने वाला है, उसके पास जाने को पैसे नहीं है, वो कलेक्टिव करके देते हैं। अभी मणिपुर का केस है, बिल्कुल रिसेंट, अभी जिस जेल में मैं हूँ, तो हमारे पास एक सेवादार है, तो वो लड़का मणिपुर का रहने वाला है और उसके 30,000 के ऑर्डर हुए हैं। वो लिटरली बहुत गरीब है, इसलिए सेवादारी भी कर रहा है, तो कुछ पैसा तो उसने सेवादारी से जेल में भी कमाया। तो अब वो मैंने उसने मेरे को बताया कि सर ऐसे मेरे ऑर्डर हो गए हैं 30,000 के। मैंने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, मैं चले जाना। आप कहते सर पैसे नहीं है मेरे पास। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम अपना वो लिख के दो मुझे, एप्लीकेशन लगाते हैं, कम्यूट करते। कहते सर ज़रूरत नहीं है, मेरे जो साथी लोग हैं जिनकी मैंने सेवा की, वो मेरी मदद कर रहे हैं। अच्छा, वीआईपी ट्रीटमेंट की बार बार जिक्र होती है, क्योंकि जब कोई नेता जेल में जाता है उसे सोफ़ा, बेड, थोड़ा सा या फिर टीवी भी मिल जाती है। उसके बाद सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलता है कि जेल के अंदर वीआईपी सुविधा।
तो ये चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि एक्चुअली वीआईपी ट्रीटमेंट मतलब क्या है ये? देखिए, ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट तिहाड़ जेल में जो वीआईपी कैटेगरी का हो वो दूर दूर तक नहीं है। और ये तो सिर्फ एक ट्रोलिंग है, करने की बात है। जो तिहाड़ है, हम सिर्फ एक कस्टोडियंस हैं। और आपने देखा होगा तिहाड़ में इतने सीसीटीवी इंस्टॉल्ड हैं, बहुत से सिक्योरिटी चेक्स है, कोई भी सामान आता है जेल के अंदर सबकी प्रॉपर एंट्री होती है। और मुझे नहीं लगता कि इतने कैमरा इतना सब कुछ चलने के बाद कोई अधिकारी उन सब से ऊपर होके इस तरह की कोई एक्टिविटी अच्छा, वैसे मतलब क्या है प्रोसेस, मतलब टीवी जैसी चीजें मिल सकती है नेताओं को जेल में कि नहीं? देखिए, वो एंटरटेन सिर्फ नेताओं की बात करके हम इसको एक वो वीआईपी ट्रीटमेंट का मुद्दा ना बनाए। एग्जैक्टली, मैं इसीलिए मैं सोचा आप ये चीज बताएंगे ज़्यादा। बैरिक के अंदर एंटरटेनमेंट के लिए टीवी हम प्रोवाइड करते हैं। ओके। वो हम इनको टीवी प्रोवाइड करते हैं, अखबार भी जेल के अंदर मिलता है, लाइब्रेरी भी जेल के अंदर है। जेल के अंदर आप मेरे को ये बताइए कि टाइम पास करने के लिए और टाइम को यूटिलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें देना मतलब होगा। सब कैदियों के लिए सभी के इक्वल लिए ट्रीटमेंट है। इक्वल ट्रीटमेंट है। वैसे महिलाओं की क्या स्थिति है वहाँ पर फैसिलिटीज को लेके? महिलाओं का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। बहुत कुछ बच्चे भी ऐसे हैं जो कम एज के हैं, जो आ जाते हैं कि बाहर उनको देखने वाला कोई नहीं है, उनके लिए हमने क्रैच अलग से बनाया हुआ है, वहाँ पर भी बच्चे हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रॉपर जो जिस तरह की बाहर रहती हैं सेम वही फैसिलिटीज़ हैं। और मुझे नहीं लगता कि जो फीमेल्स को के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन उन्हें फील होता होगा, क्योंकि फीमेल्स की पॉपुलेशन भी हमारे पास बहुत कम है और हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स हैं फीमेल्स के लिए, एक तिहाड़ के अंदर है, एक मंडोली के अंदर है। अच्छा अच्छा, ड्रग्स भी आते हैं तिहाड़, जो कैदी वैदी होते कहीं से सप्लाई करने का कुछ चांस है? हाँ, देखिए, जो ड्रग एब्यूज़र है, जो एडिक्ट है, तो वो कोशिश करते हैं कि बाहर कोर्ट प्रोटेक्शन जाते हैं या ओपीडी जाते हैं या और किसी भी तरीके से ड्रग्स को अंदर लेकर आने की। बहुत से केसेस भी ऐसे हुए हैं कि जिस तरह से एयरपोर्ट्स पे स्मगलिंग हम देखने को मिलती है हमें, उसकी छोटी छोटी पॉलीथीन के वो बॉल्स बनाते हैं, उसको स्वेलो करते हैं या बॉडी कैविटी में उसको अंदर डाल के फिर आते हैं और वो सर्फ का पानी पीते हैं, वॉमिट करते हैं, उसको खोलते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं। तो ओवरडोज की वजह से कभी किसी कैदी की मौत? हाँ, इस तरह के केसेस हैं, बिल्कुल हैं। अभी मुझे याद है एक इनमेट था रोहिणी का रहने वाला, उसने वो जो कैप्सूल्स थे उसने वो इनटेक किए और अंदर वो कैप्सूल ब्लास्ट हो गया, तो वो ड्रग ओवरडोज हुआ और उस तरीके से उसकी। वैसे क्या लगता है, मतलब जो एक जेल में क्या और सुधार करने की ज़रूरत है जो आपने ऑब्जर्व किया तिहाड़ में, और आगे क्या सुधार कर सकते हैं इसमें? देखिए, जेल मेरे को लगता है बिल्कुल अपने एक्सट्रीम लेवल पर है। थोड़ा सा अब हमारा जो स्टाफ की शॉर्टेज है वो थोड़ी सी हो कि जिससे अभी जैसा ये अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ टिल्लू वाला, इस तरह के इंसिडेंट ना हो। और एक जो डीकंजेशन की हम अभी बात कर रहे थे, एक वो डीकंजेशन जितना हम कर सकें वो, और जुडिशरी की तरफ से स्पीडी ट्रायल रहे। क्योंकि कई बार हमें देखने को मिलता है कि सपोज दैट किसी केस में किसी व्यक्ति को 5 साल की सजा है और 3.5 साल वो जेल के अंदर काटता है। 3.5 साल जेल में काटने के बाद वो बाहर जाता है, बरी होता है या वो बेल लेता है। अगर वो बरी हुआ, 3.5 साल तो उसने अपने ख़राब कर दिए, तो वो 3.5 साल उसके कैसे वापस आएंगे? वो 3.5 साल बाहर रहता, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए कुछ अच्छा करता, तो शायद कुछ सोसाइटी के लिए भी अच्छा होता। जेल में भी डीकंजेशन है। तो मेरे को लगता है कि जुडिशरी के पार्ट पर चीज़ें जितनी ज़्यादा रिफॉर्मेशन की हम कर सकते हैं, हालांकि बहुत अच्छे काम कर रही है जुडिशरी। जैसे अभी मैंने बताया 428 का बेनिफिट है, अभी बीएनएस में भी बहुत प्रोविज़न डाले गए हैं। तो फिर भी हम जितना इसको एडवांसमेंट कर सकते हैं उतना करें तो स्थिति और बेहतर होगी। जी सर, समय हो चुका है, आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने बताया, पूरे जेल के अंदर जैसे कैदी की जो माइंडसेट है वो कैसे होते हैं, जो क्रिमिनल्स हैं वो कैसे रहते हैं, कुछ जो हरकतें करते हैं जेल के अंदर उसका भी जिक्र किया। इसके अलावा जो जेल में सुधार की जा सकती है आगे
आने वाले समय में उसके बारे में भी बताया। आप लोग भी जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। धन्यवाद।